नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 मई 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा एक वर्चुअल टूर ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसका नाम होगा गुरुदेव। इस वर्चुअल टूर में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन से जुड़ी जरूरी चीज़ों को प्रदर्शित किया जाएगा। हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस करें। इन्हें पॉपुलरली गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म हुआ था कोलकाता में 7 मई 1861 को। टैगोर देखो बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड थे। राइटर भी थे, पोइट, फिलोसफर, म्यूजिक कंपोजर, कोरियोग्राफर। उन्होंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टाब्लिश किया जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, विश्व भारती। पेंटर भी थे। दो देशों का नेशनल एंथम टैगोर के द्वारा लिखा गया है, इंडिया और बांग्लादेश। हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन, ये देखो भारतो भाग्य विधाता से लिया गया है। भारतो भाग्य विधाता को लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और इस भारतो भाग्य विधाता का जो फर्स्ट स्टैंजा है वो हमारा नेशनल एंथम है। इसके अलावा बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमर सुनार बांग्ला, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। आपको शायद एक डाउट होगा, आपने ये सुना होगा, क्या श्रीलंका का नेशनल एंथम भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है या फिर नहीं? इसका आंसर है नो। देखो श्रीलंका का नेशनल एंथम जिन्होंने लिखा है शायद उनका नाम है आनंद समराकून, इस प्रकार से उनका कुछ नाम है, जिन्होंने श्रीलंका का नेशनल एंथम लिखा है। वो आए थे विश्व भारती में। वो रविंद्रनाथ टैगोर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, लेकिन हम यूँ नहीं कह सकते कि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रीलंका का नेशनल एंथम लिखा है। देखो पहले भारतीय हैं रविंद्रनाथ टैगोर जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। उनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए, उनके नोवेल गीतांजलि के लिए। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का विरोध किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। हालांकि देखो रविंद्रनाथ टैगोर गांधी से पूरी तरह से सहमत नहीं हुए, और गांधी की जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी 1920 में जो चली थी, इससे भी पूरी तरह से सहमत नहीं थे रविंद्रनाथ टैगोर। इंडियन नेशनलिस्ट के लिए समय समय पर वो अपनी आवाज़ उठाते रहते थे। जैसे देखो अमृतसर में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके विरोध में टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिया था। नाइटहुड की उपाधि दी गई थी टैगोर को लॉर्ड हार्डिंज के द्वारा 1915 में। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पक्षधर थे टैगोर। उन्होंने एक उत्सव स्टार्ट किया था, राखी उत्सव, जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधा करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सॉन्ग लिखा था बंगलार माटी बांग्लार जोल। ये सॉन्ग उनके द्वारा लिखा गया था जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में। बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, लेकिन बंगाली पॉपुलेशन को एकजुट करने के लिए, यूनाइट करने के लिए टैगोर ने ये सॉन्ग लिखा था। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सर्जिंग ग्लेशियर्स इन काराकोरम रेंज से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के साइंटिस्ट ने अपनी स्टडी में ये पता लगाया है कि लद्दाख में काराकोरम रेंज में सर्ज टाइप ग्लेशियर्स में कुछ एडवांसमेंट देखने को मिली है। बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सर्ज टाइप ग्लेशियर्स कौन से होते हैं? देखो यूजली आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर जो हैं वो सिकुड़ रहे हैं। मान लीजिए ग्लेशियर है, आज ग्लेशियर का साइज इतना है, हो सकता है कुछ सालों बाद ग्लेशियर सिकुड़ के इतना रह जाए, क्योंकि बर्फ़ जो है ग्लेशियर्स की वो पिघल रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। बट सर्ज टाइप ग्लेशियर्स में क्या होता है, ग्लेशियर्स में एडवांसमेंट देखने को मिलती है। आज ग्लेशियर की पोजीशन ये है, हो सकता है कुछ समय बाद ग्लेशियर की पोजीशन इस प्रकार से हो जाए, मतलब पहले जो पोजीशन थी उससे ग्लेशियर थोड़ा आगे निकल जाए, थोड़ा डिस्टेंस कवर कर ले। इससे देखो बहुत नुकसान हो सकता है। गांव के गांव डिस्ट्रॉय हो सकते हैं अगर ग्लेशियर थोड़ा सा आगे जाता है। रोड्स डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए ये चिंता की बात है। कन्वेंशनली देखो विश्वास ये किया जाता है
कि ग्लेशियर के फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, थिकनेस, ग्लेशियर की शेप, ग्लेशियर जहाँ पे है वहाँ पे आसपास टेरेन कैसा है, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि ग्लेशियर एडवांस करेगा या नहीं, यानी अपनी पोजीशन को छोड़कर आगे थोड़ा सा निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। लेकिन अभी की स्टडी में ये भी पता लगा है वाटर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन एंड मेल्टिंग, यानी बारिश जो होती है, इसके अलावा ग्लेशियर जो पिघलता है, ये भी कुछ फैक्टर्स हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो ग्लेशियर की एडवांसमेंट में, यानी ग्लेशियर जो आगे निकलता है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। काराकोरम रेंज के बारे में हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। काराकोरम रेंज एक माउंटेन रेंज है जो फैली हुई है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के अलावा इवन अफगानिस्तान और तजाकिस्तान तक। ये स्टार्ट होती है अफगानिस्तान में वाखान कॉरिडोर से, और गिलजिट बाल्टिस्तान, ये जो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में है, मतलब पाकिस्तान का कंट्रोल है गिलजिट बाल्टिस्तान पे, वैसे इंडिया का पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर का। मेजॉरिटी ऑफ गिलजिट बाल्टिस्तान को कवर कर लेती है काराकोरम रेंज। साइज़ कितना है? साइज़ की बात करें, लेंथ है 482 किलोमीटर और चौड़ाई है 46 किलोमीटर से लेकर 48 किलोमीटर। सिग्निफिकेंस की बात करें, काराकोरम रेंज देखो कश्मीर को चाइना और दूसरे जो साउदर्न सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, मतलब वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो साउथ में हैं, सेंट्रल एशिया के साउथ में हैं, उनसे कश्मीर को अलग करती हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, चाइना और साउदर्न सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को कश्मीर से अलग करती है काराकोरम रेंज, और वहाँ से जो बहुत ही ठंडी साइबेरियन विंड्स आती हैं, उनसे कश्मीर को प्रोटेक्ट करती हैं। वर्ल्ड में सेकेंड हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है K2 यहीं पर है। वर्ल्ड के कुछ फेमस ग्लेशियर्स जैसे सियाचिन ग्लेशियर, मासेर ब्रूम, गैसर ब्रूम, ये सब काराकोरम रेंज में हैं। लोकेशन आप काराकोरम रेंज की देख सकते हो मैप में। यहाँ पर देखो, नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान से लेके उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। अक्साई चीन जो भारत का पार्ट है, अभी चाइना के पास है, इसका भी काफ़ी कुछ एरिया काराकोरम रेंज में आता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ब्लैक पैंथर के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? गोवा में नेत्रावली सेंचुरी में ब्लैक पैंथर को देखा गया है। देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा, मेलानिन। ये क्या होता है? ये डार्क ब्राउन से लेके ब्लैक कलर का पिगमेंट है जो ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में, बालों में, स्किन में और आंखों में, आइरिस में मिलता है। और जब किसी एनिमल में या फिर ह्यूमन बींग में ये पिगमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो उसे कहा जाता है मेलानिज्म। यही कुछ देखने को मिलता है ब्लैक पैंथर में। देखो, लायन, टाइगर, लियोपर्ड, जगुआर, इन सब का वंश एक ही है और उस वंश का नाम है पैंथीरिया। मैं फिर से बोलता हूँ, लायन, टाइगर, जगुआर, लियोपर्ड, इन सब का वंश तो एक ही है जिसका नाम है पैंथीरिया। जब देखो पैंथीरिया वंश की कोई स्पीसीज, चाहे वो लायन हो, लियोपर्ड हो, जगुआर हो, उसमें मेलानिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इस प्रकार से दिखने लगता है पैंथीरिया वंश की वो स्पीसीज। खास करके जगुआर और लियोपर्ड, एशिया और अफ्रीका में अगर लियोपर्ड है उसमें मेलानिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस प्रकार से बन जाता है लियोपर्ड। उसी प्रकार से अमेरिका में जगुआर में मेलानिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो जगुआर इस प्रकार से दिखने लगता है, और जब इस प्रकार से दिखने लगता है तो उसको कहा जाता है ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर तो नॉर्मली देखो लियोपर्ड या फिर जगुआर सी होते हैं, बट बात यही है कि उनमें मेलानिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कलर इस प्रकार का आ जाता है। इनको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि इनका नेचर शर्मीला होता है, जल्दी से ये बाहर निकलते नहीं हैं, काफ़ी डेंसली फॉरेस्टेड एरिया में रहते हैं साउदर्न इंडिया में। इससे पहले ब्लैक पैंथर को पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में, भादर टाइगर रिजर्व और डंडेली अंसी टाइगर रिजर्व काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में देखा गया है, छत्तीसगढ़ में अचंकमर टाइगर रिजर्व में, और गोवा में महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तमिलनाडु में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में देखा गया है। हम जल्दी से नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जान लेते हैं, जिसमें अभी ये ब्लैक पैंथर देखा गया है। ये साउथ ईस्टर्न गोवा में है। वेस्टर्न घाट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर यहाँ से होकर गुजरता है।
इसके आसपास कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ईस्टर्न साइड में, भगवान महावीर सेंचुरी और मोलेम नेशनल पार्क है नॉर्दर्न साइड में। रिवर की बात करें, नेत्रावली रिवर, ये देखो जुआरी रिवर की एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ये नेत्रावली रिवर ओरिजिनेट होती है इस सेंचुरी से, इसलिए इस सेंचुरी का नाम है नेत्रावली। इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स की बात करें, सवारी और मनापी। कैसा फॉरेस्ट है यहाँ पर मोइस्ट डेसिडस वेजिटेशन है, बीच बीच में कहीं कहीं एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हैं। फोना की बात करें, लियोपार्ड, जायंट स्क्विरल यानी गिलहरी, माउस डियर, नीलगिरी, फूड पिजन, सिलोन, फ्रॉग माउथ, ये सब यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गोवा में दूसरे कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर सेंचुरी, बोंदाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोलम नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल, जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए रथ की कंस्ट्रक्शन से संबंधित है। कंटेक्स्ट तो ये पुराना आ गया। कंटेक्स्ट ये है कि सरकार ने अब अलाउ कर दिया है कि जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए रथ का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल लॉकडाउन है ना देश में, तो संशय था कि जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए रथ का निर्माण कैसे होगा अगर लॉकडाउन होगा। तो प्रशासन ने अनुमति दे दी है कि आप रथ का निर्माण कर लीजिए। ये जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ पर आयोजित होती है? उड़ीसा के पुरी में। ओरिजिन क्या है? इसे देखो इंडिया की ओल्डेस्ट रथ यात्रा भी माना जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है ब्रह्म पुराण में, पद्म पुराण, सकंद पुराण और कपिला संहिता में। अगर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, जगन्नाथ टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था 12वीं सेंचुरी में किंग अनाथावर्मन कोडागंगा देवा के द्वारा। ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग थे। जगन्नाथपुरी टेम्पल को यमनिका तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो हिंदू मान्यताओं के अनुसार यम जो डेथ के गॉड हैं, उनकी पावर यहाँ पर आके नलीफाई हो जाती है भगवान जगन्नाथ की प्रेजेंस में। तो इसीलिए जगन्नाथपुरी टेम्पल को यमानिका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इस टेम्पल को वाइट पगोड़ा भी कहा जाता है। और 4 धाम जो यात्रा होती है, जिसमें 4 टेम्पल्स में विजिट करना होता है, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम, उस 4 धाम तीर्थ यात्रा में से एक है पुरी। स्ट्रक्चर की बात करें, इस टेम्पल में देखो 4 गेट्स हैं। ईस्टर्न गेट को कहा जाता है सिंह द्वार, साउदर्न गेट को असव द्वार, वेस्टर्न गेट को व्याघ्र द्वार और नॉर्दर्न गेट को हस्ती द्वारम। टेम्पल के एंट्रेंस में एक स्तंभ है, अरुणा स्तंभ यानी सन पिलर, जो वैसे देखो ओरिजिनली कोणार्क के सन टेम्पल में था, लेकिन अभी ये जगन्नाथपुरी टेम्पल के एंट्रेंस पर है। तो ये हमने जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस की। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सुंदरबंस में टाइगर पॉपुलेशन से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? लेटेस्ट एस्टिमेशन के अनुसार सुंदरबंस में टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है। 2018-19 के आंकड़े के अनुसार यहाँ पर 88 टाइगर्स थे, जो अब बढ़ के हो गए हैं 96। सुंदरबन कहाँ पर है? ये देखो बंगाल की खाड़ी में कोस्टल रीजन्स में है, इंडिया और बांग्लादेश में फैले हुए हैं। सुंदरबंस अपने मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए फेमस है। सुंदरबंस रीजन में वैसे देखो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स अपना डेल्टा बनाती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर्स। और वर्ल्ड में सुंदरबन डेल्टा एकमात्र मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहाँ पर टाइगर रहते हैं। इसके अलावा और कोई मैंग्रोव रीजन ऐसा नहीं है जहाँ पर टाइगर्स रहते हैं। और हमारे देश में टोटल जितना मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है उसका देखो 60% तो यहीं पर है सुंदरबंस में। सुंदरबंस को, इंडियन सुंदरबंस को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज किया गया था 1987 में, और जनवरी 2019 में रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिकॉग्नाइज किया गया था सुंदरबंस को। यहाँ पर फोना की बात करें, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, रॉयल बंगाल टाइगर, इरावदी डॉल्फिन, फिशिंग कैट, ये सब स्पीसीज देखने को मिलती हैं। टाइगर की गिनती करना देखो यहाँ पर आसान नहीं होता। एक तो टेरेन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऊपर से फ्लड आती है एक दिन में 2 बार, काफ़ी सारी क्रीक्स हैं,
तो मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हैं टाइगर की गिनती करने में, लेकिन गिनती की गई है तो पता लगा है टाइगर की संख्या पहले के अपेक्षाकृत बड़ी है। अब रिवीजन टाइम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखते हैं आज हमने जो डिस्कस किया उसमें से आपको कितना याद है। सबसे पहली स्टेटमेंट, सुंदरबंस डेल्टा इज ओनली मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इनहेबिटेटेड बाय एशियाटिक लायन। सुंदरबंस डेल्टा वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया है जहां पर एशियाटिक लायन रहते हैं। स्टेटमेंट सही या गलत? बिल्कुल गलत। एशियाटिक लायन रहते हैं सिर्फ गुजरात में, गिर सेंचुरी और आसपास के एरियाज में, और यहाँ पर बात हो रही है टाइगर्स की, ना कि एशियाटिक लायन की। दूसरी स्टेटमेंट, भादरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? गोवा में। सही या गलत? गलत। भादरा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, हमने आज के डिस्कशन में जाना था। जगन्नाथ टेम्पल, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 12वीं सेंचुरी में किंग अनंतावर्मन कोडागंगा देवा के द्वारा, जो गंगा डायनेस्टी के हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नॉर्दर्न गोवा में है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आया होगा, क्या यूपीएससी इतना डीप में पूछ सकती है कि नॉर्दर्न गोवा में है या फिर साउदर्न गोवा में है या फिर साउथ ईस्टर्न गोवा में है? थोड़ी संभावना देखो कम है, लेकिन यूपीएससी का कुछ नहीं पता। आजकल यूपीएससी थोड़ा और डीप में जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आसान टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी काफ़ी पूछ चुकी है, और यूपीएससी को ये भी पता है कि आजकल बच्चे रट के आते हैं सिंपली ये चीज़, तो कौन सी सेंचुरी कहाँ पर है, तो क्यों ना थोड़ा और डीप में जाके पूछते हैं, थोड़ा सरप्राइज करते हैं बच्चों को। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। तो मैप में अगर हम देखें विभिन्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, टाइगर रिजर्व्स को, तो हम थोड़ा विजुलाइज कर सकते हैं गोवा के ऊपर थी ये सेंचुरी या फिर गोवा के बिल्कुल नीचे थी, तब हम जाके एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर नो है, ये साउथ ईस्टर्न गोवा में है नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे लास्ट में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में स्टेटमेंट है, इन्होंने इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका का नेशनल एंथम लिखा। गलत। इंडिया और बांग्लादेश का नेशनल एंथम इन्होंने लिखा था, श्रीलंका का नहीं लिखा था। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।